मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुडविल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का ये सेशन स्टैटिक्स पर बेस्ड है। 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है स्टैटिक्स की, उसका फर्स्ट चैप्टर पे ये पूरा सेशन होने वाला है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? कहते हैं कि इट इज़ स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसको हम गिन सकें, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको हम गिन सकें, जिसको हम काउंट कर सकें। ठीक है, तो हम कैसे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास कोई सिस्टम, कोई मेथड या कोई टेक्निक्स तो होनी ही चाहिए। जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना, क्लासीफाई करना टेबल की फॉर्म में, क्योंकि उससे हम डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। अपन जानते हैं कि पूरी स्टैटिक्स डेटा पर बेस्ड होती है। ठीक है, और डेटा के बिना हम लोग स्टैटिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टैटिक्स को कहते हैं कि इसको टू टाइप से प्रमोट किया गया। पहला एज अ सिंगुलर सेंस एंड सेकंड एज अ प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में आपका आता है कोपई। कोपई मीन्स C for collection of data, O for organization of data, and P for presentation of data, A for analysis of data, I for interpretation of data। कहते हैं कि आप डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके कुछ रूल होंगे। आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज अब कैसे करेंगे, उसके कुछ मेथड होंगे। उस ऑर्गेनाइज डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसके भी कुछ मेथड होंगे। प्रेजेंट जो डेटा होगा उसका आप एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके भी कुछ मेथड होंगे। उस एनालिसिस करने बाद आपका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, उसके भी कुछ मेथड होंगे। तो इन मेथड्स को हम लोग कहते हैं स्टैटिकल टूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम या तो सेंसस का यूज कर लेते हैं या सैम्पल टेक्निक का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम उसी कलेक्शन ऑफ डेटा का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, उसको एरे ऑफ डेटा के रूप में करेंगे या टेलीवार के रूप में करेंगे। बहुत जगह आपने टेलीवार देखा है। फॉर एग्जांपल आप जब क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में जब टीम एक रन बना रही होती तो आपने देखा होगा कई सारी लंबी लंबी मीनारें बना जाती हैं कि इस ओवर में इतने रन चले गए, इस ओवर में इतने रन ही गए, इस ओवर में विकेट गिर गए। तो ऐसा कुछ दिख जाता है आपको, तो ये दैट इज़ कॉल्ड द टेलीवार कहलाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो आप टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करें अपने डेटा को, या ग्राफ की फॉर्म में करें या डायग्राम के फॉर्म में करें। ठीक है, एनालिसिस करना है तो परसेंटेज में एनालिसिस कर सकते हो कि इतने परसेंट डेटा ठीक है, इतना परसेंट ये चीज़ें हों, ऐसे करके। या एवरेजेस के थ्रू कर सकते हो या कोरिलेशन के थ्रू कर सकते हो। आप उस डेटा का इंटरप्रिटेशन अगर कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज या एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, इनकी फॉर्म में आप इसको कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक्स को जब प्लूरल फॉर्म में देखते हैं तो कैसे इसका यूज करते हैं। कहते हैं कि स्टैटिक्स जो है ना पूरी तरीके से न्यूमेरिकली बेस्ड होती है, न्यूमेरिकली इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। बट हम ये भी कह सकते हैं कि एनी न्यूमेरिकली इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अ स्टैटिक्स। सभी जो न्यूमेरिकली इन्फॉर्मेशन है वो स्टैटिक्स नहीं है, क्योंकि वो अगर सही से लिंक्ड नहीं है, अगर वो मेरे को सही से कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रहा है डेटा, तो वो डेटा आपका स्टैटिक्स नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल अ काऊ हैज़ अ 4 legs, डेफिनेट डेटा है, काऊ के 4 ही पैर होते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकाल पा रहे हैं। बट आप सेकंड लाइन सुनिएगा ज़रा। एवरेज हाइट ऑफ द 26 प्लस मेल पीपल, जो 26 साल या 26 साल से ऊपर के लोग हैं, उनकी जो एवरेज हाइट है इंडिया में वो है 6 फीट। और उसका कंपेरिजन हम जब कर रहे हैं नेपाल के 5 फीट के लोगों से, तो अब हम देखिएगा कंपेयर कर पा रहे हैं आराम से। तो ये आपका स्टैटिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल राम हैज़ 200 रुपी इन हिज पॉकेट मनी, तो पॉकेट मनी के लिए उसको मिलते हैं 200 रुपये। डेफिनेट डेटा है ना, इसमें क्या ही कंपेयर कर पा रहे हैं हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगर कोई ये कह दे कि राम हैज़ 200 रुपी इन हिज पॉकेट मनी बट हिज फ्रेंड नेम मोहन हैव 400 रुपी इन द पॉकेट मनी, अब हमने कंपेयर कर पाया है तो बात बनती है, तो स्टैटिक्स हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं प्लूरल सेंस में अगर हम बात करते हैं स्टैटिक्स की तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या फीचर होंगे, तो आइए वो भी देख लेते हैं। कहते हैं पहला फीचर होगा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि प्लूरल है ना तो कई सारी फैक्ट्स जो होंगे दिए होने चाहिए आपके, अब वो एक दूसरे से लिंक्ड अप भी होने चाहिए। उसके बाद में वो सारे फीचर्स
वो सारे डेटा आपके न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो जाने चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो ठीक है, ठीक है। फिर आना चाहिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। कहते हैं कि स्टैटिक्स में जो है आर नॉट अफेक्टेड बाई एनी सिंगल फैक्टर। एक सिंगल फैक्टर तो अफेक्ट करता ही नहीं है, इसमें तो कई सारे फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते रहते हैं। तो इस वजह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सिस्टमेटिक मैनर से आप डेटा को कलेक्ट कर रहा होना चाहिए आपने। उसके बाद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहते हैं कि स्टैटिक्स जो है आर कलेक्टेड विद द सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनेट ऑब्जेक्टिव विल ओनली बी द न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट अ स्टैटिक्स। बस सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली वैल्यू बन के रह जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है इसमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। जो हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंस होगा ना, तभी तो पूरी बुक बनाई गई है, पूरी एक सब्जेक्ट बना दिया गया है स्टैटिक्स का। तो क्या इसके क्या हैं ऐसे इम्पोर्टेंस। पहला इम्पोर्टेंस है इसका कि आप इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हो। मतलब इकोनॉमिक्स में भी अगर आपको अपनी देखना है कि इकोनॉमिक्स में कैसा कुछ चल रहा है, तो आप वहाँ पर डेटा के थ्रू आप फोरकास्ट कर सकते हो। आपके पास अगर डेटा ठीक आ गया तो आप किसी भी देश की इकोनॉमी को बता सकते हो कि बूस्ट होगी कि डाउन जाएगी, ठीक है ना। बट अगर डेटा ही सही नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि डेटा का होना ज़्यादा ज़रूरी है, सही डेटा का होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगला आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मेरे को सबसे पहला काम क्या है, कंसीडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बी इट द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, द प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। इस चीज़ को समझने के लिए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगला आता है कि इंटरसेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल मीन्स क्या होता है, इसमें आप अलग अलग सेक्टर से कंपेयर कर सकते हो। अलग अलग सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके थ्रू कैसे उसे सॉर्ट आउट किया गया, फिर अपनी प्रॉब्लम जो होगी उसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसी के थ्रू, ठीक है ना। एंटर टेम्पोरल जो कंपैरिजन आता है, इसमें आपका काम ये होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम, जो भी ओवर टाइम प्रॉब्लम चल रही है उसको देखेंगे और उसके बाद में अगर हम कोई डिसीजन ले पाएंगे तो ये एंटर टेम्पोरल कहलाती हैं। वर्किंग आउट कॉजेज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी आपका एक बहुत बड़ा कारण रहता है। अब आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर पूरा, और अपेक्षा करता हूँ कि आप चीज़ें अच्छे समझ पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से जो इसका इम्पोर्टेंस है स्टैटिक्स का, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। जब हम लोग सरकार हमारी पॉलिसी बनाती है तो वहाँ पर भी स्टैटिक्स यूज होती है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे को प्रमोट करवाने की कोशिश करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ ला सकूं और शेयर कर सकूं।